स्टडी विद शरण आईएएस की इस वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महान मंदी की शुरुआत हुई, उस महान मंदी की हम चर्चा करेंगे। उस महान मंदी को कैसे समझा गया कि महान मंदी शुरू हुई है, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, उससे कौन कौन ज़्यादा प्रभावित हुए, कौन अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादा प्रभावित हुई, कौन अर्थव्यवस्थाएं अछूती रहीं। इन 3-4 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहता है महान आर्थिक मंदी के बारे में। ये 1929 में शुरू हुई और 1932-33 तक चली। करीब 4 सालों में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं थीं अमेरिका और यूरोप, और ना प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी रूस की, क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति के बाद उसकी समाजवादी व्यवस्था ने एक प्लानिंग के तहत जो अपनी इकोनॉमी को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, उसका मंदी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अभी बताते हैं कि क्यों उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। 1929 की महान आर्थिक मंदी हमने जैसे बताया कि 1929 में शुरू हुई और 1932-33 तक चली। ये ध्यान रखिएगा। 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद उत्पादन खूब बढ़ा। उत्पादन खूब बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि 1929 के आसपास अक्टूबर 1929 में अमेरिका में एक घटना घटी कि जो अमेरिकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था, उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया। ठीक। अब इसके 1,60,000 शेयर करीब बिक गए। 1 लाख कितने? 1,60,000, 160 लाख शेयर, 160 लाख शेयर एक ही दिन में बिक गए। कई कंपनियों के शेयर या कई कंपनियों के, हजारों कंपनियों, सैकड़ों कंपनियों के शेयर का वैल्यू ही खत्म हो गई। हजारों कंपनियों के शेयर का भाव समाप्त हो गया। और इन 4 वर्षों के दौरान 1929 से 1932-33 के दौरान, 1932-33 के दौरान करीब 9,000 बैंक बंद हो गए। ठीक। अभी बैंक बंद हो गए, कंपनियों के शेयर डूब गए और 1,60 लाख शेयर एक ही दिन में बिकने से, और यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज था धराशायी हो गया। अब चूंकि हमने बताया था कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो यूरोपीय, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप की जो भी देश थे, उन्होंने अमेरिका से वित्तीय सहायता, सैन्य सहायता, हथियारों की सहायता, खाद्यान्न आपूर्ति की सहायता, इन सब सहायता ली थी। सारी आपूर्ति ये करता था केवल ऋण पत्रों के या अनुबंध के आधार पर। तो वो केवल ऋण पत्र जारी किए थे कि जब युद्ध समाप्त होगा तो उसका भुगतान, युद्ध समाप्त होने के बाद जो सरकार रहेगी वो भुगतान करेगी। केवल युद्ध लड़ने की बात थी। अब अमेरिकी कंपनियों, कारखानों की स्थिति थी कि उत्पादन खूब तेज़ी से बढ़ा। अमेरिकी कंपनियां खूब उत्पादन की, वहाँ के सामान, शेयरों के भाव खूब बढ़े, कंपनियों की संख्या खूब बढ़ी। चूँकि उत्पादन खूब बढ़ रहा था, शेयर मार्केट खूब बढ़ रहा था, हथियारों की बिक्री खूब हो रही थी, तो उसकी भी कंपनियां खूब बढ़ी। मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों की स्थापना, हजारों, सैकड़ों, हजारों कंपनियां उत्पादन कार्य में लग गई। लेकिन 1919 में हम जानते हैं कि नवंबर 1919 में युद्ध समाप्त हो गया। 19 में
युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब नवंबर जब 1919 में युद्ध समाप्त हो गया तो सबसे बड़ा जो झटका लगा कि जो तेज़ी से खपत हो रही थी खाद्यान्न की, दवाइयों की, खाद्यान्न की, हथियारों की, दवाइयों की, दवाओं की, मतलब ये जो तेज़ी से खपत हो रही थी इन सब चीज़ों की, ये धीरे धीरे कम होने लगी। युद्ध काल में बहुत ज़्यादा जो खपत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। हमने बताया कि 1 करोड़ लोग लगभग मार दिए गए, यूरोप के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, तो ये धीरे धीरे कम होने लगी। और यहाँ पर जब ये स्थितियाँ आई तो इससे हुआ कि सामान तो जा नहीं रहे वहाँ बाहर, जब मांग खत्म हो गई तो सामान तो ना भेज पा रहा, नहीं यूरोपीय जो फैक्ट्रियाँ उत्पादन कर रही थी वही नहीं खपा पा रही थी, तो इनका कहाँ से मंगाएंगी। अब इसका असर ये हुआ कि सीधे सीधे इकोनॉमी जो है धराशायी या इकोनॉमी आर्थिक मंदी की तरफ व्यवस्था जाने लगी। और जाने की सबसे ज़्यादा जो भयंकर परिणाम अचानक आया अक्टूबर 1929 में वही आया कि 160 लाख शेयर अचानक बिके, हज़ारों कंपनियों के शेयर के भाव समाप्त हो गए, लोगों की जमा पूंजी पानी में मिल गई, 9,000 बैंक बंद हो गए, और मजदूरी कृषक जो था उसको लगाने के लिए पैसा, कारखानेदारों को लगाने के लिए पैसा ही ख़त्म हो गया। वो जो शेयर में पैसा था उसका तो चला गया। अब वो पैसा लगाए कहाँ से? कृषकों के पास जब पैसा नहीं आया लगाने के लिए या कृषि उत्पादन के लिए, तो उसकी जो क्रय शक्ति थी वो ख़त्म हो गई, तो खरीद नहीं सकता था। तो इस तरह से सामान अनबिके रहने लगे। लेकिन इसी अर्थव्यवस्था में जो ये हुआ तो अमेरिका में, इस पहली घटना हुई अमेरिका में, लेकिन चूंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर थी, अमेरिका से जुड़ी हुई थी, और पूरी तरह से जुड़ी क्या थी, निर्भर थी। सारे जो 9,000 बैंक बंद हुए, हमने बताया कि इसके बैंकों पर इतनी देनदारी थी यूरोप की कि इनके बंद होने से, इनके धराशायी होने से पूरा यूरोप की अर्थव्यवस्था उसी तरह चरमराई जैसे अमेरिका की। अमेरिका से ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई यूरोप की। अब चूँकि यूरोप के जो देश थे, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, हॉलैंड हो, पुर्तगाल हो, सारे देशों की, इटली हो, मतलब सारे देशों की अपने अपने उपनिवेश थे। अब चूँकि यहाँ पर अगर धराशायी अर्थव्यवस्था हुई और इन उपनिवेशों को जिस तरह से यूरोप की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर हो गई थी युद्ध काल में, वैसे ही लंबे समय तक उत्पादन रहने से भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन पर निर्भर थी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता था, क्योंकि अब उत्पादन और कच्चा माल सारे के जो नियामक था वो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में जो उपनिवेश थे वो उपनिवेश भी प्रभावित थे, वो भी आर्थिक मंदी का इसलिए महान आर्थिक मंदी कहा गया, क्योंकि ये अमेरिका से शुरू हुआ था अमेरिका में, लेकिन इसने पूरे विश्व को आच्छादित कर लिया, इसीलिए इसे महान आर्थिक मंदी कहा गया। अब इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि 5 से इनकी इस दौरान जो बेरोजगारी हुई, ये 1929 से 32-33 दौरान करीब 5 से 10 करोड़ बेरोजगार उत्पन्न हो गए। ये 5 से 10 करोड़ के बीच में बेरोजगारी घटती बढ़ती रही लगातार। उसके अलावा भुखमरी व्यापक पैमाने पर बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी ही। इन दोनों की वजह से लोगों के पास जमा पूंजी समाप्त हो गई, लोगों के पास अर्थव्यवस्था में या कुछ करने के लिए जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। तो इस तरह से पूरे विश्व में ये सारी स्थितियां आईं। लेकिन ये स्थितियां बद से बदतर बनाने का काम उस समय के कारखानेदारों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने किया। उसका कारण था कि जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये था कि मुनाफा मुख्य होता उनका, कि मुनाफा हमें चाहिए, एक बिजनेसमैन को मुनाफा ही चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जैसे कारखानों में माल उत्पन्न हुआ, ये बनाया गया। अब इसके दाम कम नहीं किए गए, कारण कि इससे मुनाफे पर असर पड़ता।
इधर कृषकों की या कृषकों जो उसके उपभोक्ता थे, आय में कमी हुई। अब इनकी क्रय शक्ति कम हो गई। आय में कमी होने से क्या हुआ? क्रय शक्ति कम हो गई। अब जब क्रय शक्ति कम हो गई, कारखानों में माल, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई थी, लगातार माल उत्पादन हो रहा था। अब जब इनकी क्रय शक्ति कम हो गई तो खरीदेगा कौन? युद्ध में खपत तो खत्म हो गई, युद्ध तो खत्म हो गया, अब खरीदेगा कौन? खरीदने वाले तो यही थे। अब इनकी क्रय शक्ति है, ये नहीं है। बैंक सब बंद हो गए, 9,000 बैंक बंद हो गए, इनको लोन या इस पैसा मिलने बंद हो गए। जिन लोगों का पैसा था उसमें वो डूब गया। जिन लोगों ने, कारखानेदारों ने, जो छोटे मोटे कारखाने या छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले थे, ये शेयर के भाव जो समाप्त हुए कंपनियों के, उसमें वो डूब गए। अब ये है कि ये खरीदे कौन? इसकी वजह से कारखानेदारों ने उत्पादन करना कम कर दिया, बंद कर दिया। मजदूरों की छटनी हो गई, ये दुष्चक्र चल पड़ा। मजदूरों की छटनी हुई, उनकी आय कम हुई, उनकी क्रय शक्ति कम हुई, माल खरीदना उनका कम हो गया, और उसी कम होने की वजह से कारखानों ने बंद कर दिया। एक गोल सा दुष्चक्र जो है ऐसे शुरू हो गया। यानी श्रमिकों की क्रय शक्ति कम हुई, कारखाने माल कम किए, उसके बाद जो है क्रय शक्ति कम होने के बाद लोग उत्पादन कम किए, अनबिके रहने लगे और कारखाने बंद होने लगे तो छटनी हो गई। तो एक दुष्चक्र सा चल पड़ा, और ये दुष्चक्र में पूरा विश्व लगभग आ गया। अब इसका जो दूसरा एक पहलू था कि इस अर्थव्यवस्था में रूस क्यों प्रभावित नहीं हुआ। रूस की इस आर्थिक मंदी का प्रभाव रूस पर नहीं पड़ा। रूस पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। इसी आर्थिक मंदी के बाद लोगों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ से जो विश्वास था धीरे धीरे उठने लगा, और जो पूर्वी यूरोप के देश थे, और यूरोप में भी अर्थव्यवस्था में, यूरोपीय देशों में समाजवादी व्यवस्था का प्रसार होने का या भय होने का उन लोगों के, इन नेताओं के, एक कारण ये भी था कि आर्थिक मंदी के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था में जरा भी असर नहीं हुआ। इसका कारण था कि रूस 1917 की क्रांति के बाद, हम जानते हैं 1917 की क्रांति जब हुई रूस में, तो वहाँ पर जारशाही शासन उखाड़ फेंका गया, और जारशाही शासन उखाड़ फेंकने के बाद वहाँ की जो व्यवस्था थी, लोग सपना देखते थे कि जो सर्वहारा वर्ग है उस वर्ग के हाथ में सत्ता हो, और लोग एक बराबरी का जीवन, जहाँ पर ना कोई ऊंच हो ना नीच हो, ना गरीब हो ना अमीर हो, ना किसी के पास इतना पैसा हो वो किसी को खरीद सके, और ना कोई इतना मजबूर हो कि वो अपने आप को बेचने का फैसला करना पड़े। तो ये सपना जो था, इस तरह की अर्थव्यवस्था में रहने का सपना जो विश्व में लोग देखते थे, जिन अर्थव्यवस्थाओं के लोग देखते थे, विश्व में जिन देशों के लोग देखते थे, विश्व के लोग देखते थे, तो उनका सपना इस रूस में साकार हुआ। यहाँ एक समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई, और उस समाजवादी व्यवस्था ने इस सपने को, एक समाजवादी व्यवस्था जिसे सचमुच में समाजवादी व्यवस्था कह सकते हैं, अपने त्याग और बलिदान से समाजवादी व्यवस्था को रूस में साकार किया। लेकिन इसमें एक था कि रूस ने अपने आप को रूस तक सीमित किया। इसने बाहरी अर्थव्यवस्था से नाता तोड़ा। बाहरी अर्थव्यवस्था का इसने जो है एक सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी के रूप में उसमें डेवलप हुआ। अपने प्लांट के द्वारा उसने इकोनॉमी को अपने आगे बढ़ाया और लगातार डेवलपमेंट करता रहा। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक एक सशक्त रूस बन करके इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। औद्योगिक क्रांति के साथ ही चूँकि मजदूर सर्वहारा वर्ग था तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ी, उसको महत्व दिया गया, कारखानों में उनके शेयर बनाए गए। मतलब इस तरह से पूरे देश में एक जो आर्थिक संपन्नता की स्थिति आती है, छोटे से छोटे वर्ग को भी उसमें शामिल किया गया और वो एक नए रूस के निर्माण में मददगार साबित हुआ। और इस दौरान वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से अपने आप को दूर रखा इसने और अपने आप को डेवलप करता रहा। इसी वजह से इस दौरान
चूँकि बाहर की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से या यूरोप की अर्थव्यवस्था से इसका संपर्क नहीं रह गया था, 1917 क्रांति के बाद इसने अपने आप को अलग कर लिया था। तो इस वजह से मूल कारण था कि जारशाही के बाद जो यूरोप में उलझने की प्रक्रिया थी, इसकी उस तरफ से भी ध्यान हटा थोड़ा सा, तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था जो है इससे प्रभावित नहीं हुई और यहाँ पर निरंतर प्रगति होती रही। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था इससे पूरी बुरी तरह से प्रभावित हुई और इसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मुनाफे के कारण, जहाँ पर एक तरफ भूखों लोग मर रहे थे, वहाँ लाखों टन गेहूं जला दिए गए। इसका कारण यही था कि गेहूं के दाम गिरने ना पाए। गेहूं के दाम गिरने से मुनाफे में कमी आती और उसका असर पूंजीपतियों पर पड़ता, इसलिए लाखों लोगों के मरने, एक तरफ लाखों लोग जहाँ मर रहे थे वो दूसरी तरफ गेहूं जला दिए गए। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में, ये आर्थिक मंदी ने इस तरह की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में इस तरह की अर्थव्यवस्था को झेला। अब इस अर्थव्यवस्था से निकलने के लिए, चूँकि शुरुआत अमेरिका में हुई थी, तो सबसे पहला प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया। इस दौरान 1932-33 में एक वहाँ के जो राष्ट्रपति हुए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इन्होंने एक नई, वो उन पर ये आरोप भी लगता है कि उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की नकल की, प्रतिकृत उन्होंने लागू करने का प्रयास किया और समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह उन्होंने पोषण करने का, सब्सिडी देने का, किसानों को लोन देने का या बैंकों को कर्ज देने का, मतलब एक जो चक्र, जिस दुष्चक्र में उलझ करके ये आर्थिक मंदी आई थी, उस दुष्चक्र को उन्होंने उल्टा चलाने का प्रयास किया। यानी कारखानों को शुरू करने के बाद मजदूरों को, उसमें कारखानों को उन्होंने दिया। कारखानों को देने के बाद, चूँकि कारखाने जब सब्सिडी से या सरकारी प्रयास से चलने लगे, तो उसमें मजदूरों का भला हुआ, मजदूरों को क्रय शक्ति मिली। किसानों को उन्होंने लोन दिया, किसानों को लोन देने से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी, वो अपने कृषक कार्यों में अपना संसाधन लगा सकते थे। इस तरह से अन्य छोटे मोटे कारखानेदारों को उन्होंने आर्थिक मदद की और पूरा देश ने मदद की, और एक दुष्चक्र जो उल्टा चला था, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आई थी, उसको उन्होंने उलट दिया। इस पर उनको लगता है, हालांकि इसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील कहते हैं, और इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।